सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप इस सेशन को है ना, हो सके तो 1.5 या 2x पे स्विच करके सुनो एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन, राइट। यहां पर सर आपने काफी कुछ लिखा हुआ है, हम एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें हम आपको समझा देना चाहते हैं। आप अभी से ही, अगर आपने अभी तक भी नहीं शुरू किया है तो आप इसको एग्जीक्यूट करना, फॉलो करना नहीं, आप इसको आंख बंद करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। इस वाले वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना आपके लिए जरूरी है, हमारा श्योर शॉट। और अगर समय बच जाता है तो भैया जो बड़े बड़े चैप्टर्स है आपके फिजिक्स में, उनका आप आरबीएस भी लगा लीजिए अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो, राइट। और जो बच्चे शुरू कर चुके हैं वो अपना अपडेट नीचे जरूर से दीजिएगा। हम लोग बात करते हैं आज के सेशन पे, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है। आप अपना अपडेट दीजिएगा। और अगर आपने इन टास्क को 50% से ज्यादा भी सॉल्व कर लिया है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। अच्छा, अब समय आ चुका है कि आप इन दोनों सेशंस का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आखिरी के 22-25 दिनों में है ना, इनका अब इस्तेमाल आपको शुरू कर देना चाहिए। ये क्या है? 11th का कंप्लीट फिजिक्स, 12th का कंप्लीट फिजिक्स, दोनों वीडियो मिला के आपको लेस देन 7 घंटे का है। 1.5 पे सुनोगे तो और जल्दी आप इसको निपटा पाओगे। इसका भी लिंक हम आपको नीचे डाल देंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले कि हम आपको समझाएं कि भैया क्या स्किप कर सकते हैं सर, क्या लो वेटेज है, क्या हाई वेटेज है, हम आपको एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि भैया 2025 का ट्रेंड कैसा रहा था फिजिक्स में। ये आपको ट्रेंड है, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा गया था रे ऑप्टिक्स से और सबसे कम सवाल आपसे पूछा गया था सेंटर ऑफ मास कोलिजन से, ईएमआई, एसी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ईएम वेव्स, एसएचएम एंड सो ऑन, राइट। जो आश्चर्य का चीज देखा गया था 2025 में वो था आपका रे ऑप्टिक्स का इतना ज्यादा वेटेज बढ़ जाना। इसके अलावा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज बढ़ जाना। आइए हम लोग बात करते हैं आज के अपने इस सेशन पे। यहां पर हम लोग 7 चीजों पे चर्चा करेंगे। इजी एंड स्मॉल चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स हमको साथ में रिवाइज करने चाहिए, उनको प्रिपेयर करना चाहिए। वेरी लो वेटेज, लॉन्ग एंड हाई वेटेज, रेजिस्टेंस टू अंडरस्टैंड, किन चैप्टर्स को भैया आपको समझने में तकलीफ आ सकता है। बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स तो आपके ये क्लियर होने ही चाहिए। और सर हमने ये कुछ चैप्टर से जो अभी तक किया नहीं है तो क्या सर हमें उनको करना चाहिए, और अगर पूरा नहीं करना चाहिए तो उसमें क्या कुछ कुछ हमको करना चाहिए। तो हम लोग यहां पे हर चीजों पे चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहना। 1.5 2x पे सुन लो, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। सबसे पहले हम लोग बेटा यहां पे बात कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की, कि भैया क्या क्या ऐसा बेसिक्स है जो आपको आना ही चाहिए, जिसके बिना आप फिजिक्स में ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। जब हम यहां पे मैथ्स लिख रहे हैं तो फुल फ्लेजेड मैथ की बात नहीं कर रहे, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपका ट्रिग्नोमेट्री, लोगारिथम, ये बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए, राइट। बेसिक्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, आपका लॉज ऑफ मोशन में। फिर हमारा बेसिक ऑफ वर्क एनर्जी पावर, यानी कि कब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। हमने रिसेंटली आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि 25 केसेस जहां पे आप पूरे फिजिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। नहीं देखा है तो उसको देखना, बहुत ही कमाल का वो भी आपका सेशन है। तो भैया एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम कब लगाते हैं, राइट। तो ये सब जो है ना आपके कुछ बेसिक फाउंडेशन पिलर्स है आपके पूरे फिजिक्स के। हम यहां पे रोटेशन को तो बेसिक्स में भी डाल भी नहीं रहे हैं, हम आपके लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही दे रहे बेसिक्स में कि इतना तो हमको आना ही चाहिए, बेसिक्स ऑफ काइनेमैटिक्स एज वेल, राइट। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो कि सर इजी है, स्मॉल है और हम उसको जल्दी खत्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका एग्जामिनर चाहे ना तो किसी भी इजी चैप्टर से टफेस्ट क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम काइनेमैटिक्स को इजी में डाल दे तो सर वो हमेशा इजी ही आएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर हम लोग बात करेंगे इन जनरल, बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको एक पूरे फिजिक्स का ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। कई बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि भैया आपको 24 से 25 चैप्टर है। कई बच्चे मॉडर्न फिजिक्स को भी 3 चैप्टर में सेग्रीगेट करते हैं। हम लोग यहां पे एटॉमिक फिजिक्स, हमारा सब कुछ को हम लोगों ने एक में ही क्लब किया हुआ है। हम जब बात करते हैं इजी एंड स्मॉल चैप्टर्स की तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डाल देते हैं अपना यूनिट्स एंड डिमेंशंस। यहां पर जब हम 1 लिख रहे हैं मतलब मेरा यूनिट्स एंड डिमेंशंस आ गया है। एक काम करते हैं, पूरा नाम ही लिख देते हैं। हम यहां पर जब यूनिट्स लिख रहे हैं मतलब ये सारा आपको आ गया है। देखने में लगता है कि सर ये तो बहुत ही बड़ा और विशालकाय चैप्टर है। आप मेरी बात मानिए, ये उतना विशालकाय नहीं है और ये आपको बड़ा ही ईजी होता है। 90% चांस है कि इससे आपको बहुत ईजी टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। कभी कभार रेयरली इससे कुछ मुश्किल सवाल बनाया जाता है।
हम इवन काइनेमैटिक्स को भी यहां पर इजी वाले कैटेगरी में ही डाल रहे हैं। अब देखिएगा, काइनेमैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप जितना करना चाहे कीजिए, इसमें कोई अंत ही नहीं है सवाल के वैरायटी का। जब हम लोग वैरायटी की बात करते हैं तो कभी ना कभी आपको फ्लूइड्स में भी एक सीमित तक की वैरायटी में हम जा पाते हैं, लेकिन काइनेमैटिक्स की वैरायटी का कोई अंत नहीं है। आपको यह ध्यान देना है कि भैया आपका बेसिक काइनेमैटिक्स अच्छा है, प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमैटिक्स में खास कर से आपका अच्छा होना चाहिए। अधिकतर सवाल 50% से ज्यादा सवाल जो है वो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से ही पूछा जाता है। ठीक बात है सर, ये हो गया, ये हो गया। फिर आपको इजी वाले में आता है आपका सॉलिड्स। सर सॉलिड्स तो टफ हो सकता है, बिल्कुल नहीं, सॉलिड्स आपको बेटा डुएबल चैप्टर है, इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है। ग्रेविटेशन को हम लोग इजी वाले में डाल रहे हैं क्योंकि भैया ये भी आपको डुएबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 12th में स्ट्रॉन्ग एक चैप्टर रहता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अच्छा है मतलब आपका ग्रेविटेशन भी अच्छा है, राइट। उसके बाद हम लोग को यहां पर चैप्टर जो आपको आ रहा है दैट इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बच्चे इससे खामखा घबराते हैं। अधिकतर 90% टाइम इस पे आपको आरएलसी आता है। अगर तुमने आरएलसी सीरीज सीख लिया इसका मतलब है कि तुमने आरएल सीआर जो भी उसका दो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी आप कर जाओगे, एंड इसके रेजोनेंस वाले सवाल हो कैसे भी सवाल हो आप निकाल लोगे। 90% चांस आपको इजी सवाल ही होता है। एसी में कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है यहां पर ईएम वेव्स। सर लेकिन अभी आपने दिखाया था कि ईएम वेव्स लास्ट ईयर तो बड़ा ही लो वेटेज में रहा था। भैया लास्ट ईयर था ना, आपको अगर लास्ट ईयर का ट्रेंड समझ में आता हो तो कोई कोई चैप्टर से किसी किसी शिफ्ट में 4 सवाल पूछ लिया, तो कोई कोई शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं पूछा, ठीक है। ईएम वेव्स छोड़ के जाने वाला चैप्टर तो है ही नहीं, राइट। उसके बाद हमको यहां पर आता है सेमीकंडक्टर। बच्चे सेमीकंडक्टर से घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आपको क्या तो जीनर डायोड से होगा या फिर आपको लॉजिक गेट से होगा। यही दो, देखिए ट्रांजिस्टर के हटने के बाद आपके जीवन में है ना यहां पर 2 मेजर सेक्शन बचता है, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल बनने को इक्का दुक्का कभी कभी आ जाता है, उसके लिए आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हो या फिर 141 टॉप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लगा सकते हो, लेकिन उसके अलावा मेजॉरिटी चांस है कि आपके पेपर में है ना लॉजिक गेट का सवाल होगा। 80% चांस है लॉजिक गेट का, 20% चांस है जीनर डायोड का। तो ये हो गए सर हमारे स्मॉल एंड इजी वंस। फिर हम बात करते हैं कि भैया कौन कौन से चैप्टर को हमको रिवाइज करते वक्त पढ़ते वक्त क्लब करके पढ़ना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोगों को हमेशा जीवन में साथ पढ़ना चाहिए। आप जब जब एसएचएम पढ़ते हो तो एसएचएम के बाद आप वेव मोशन भी रिवाइज करोगे या पढ़ोगे, उसके बाद आप एसी पढ़ोगे और उसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चारों चैप्टर में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर वेव का इस्तेमाल हो रहा होता है। इवन एसी में भी तुमको अगर ध्यान हो तो वहां पे भी आपको साइन कॉस का ही चक्कर चल रहा होता है। ठीक बात है सर। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हमको सर कौन कौन से टॉपिक को टुगेदर साथ में करना चाहिए। अगर हम बात करें वेरी लो वेटेज चैप्टर की, जहां पर बच्चे सोचते कि क्या सर हम इसको स्किप कर दे, देखिए अमूमन देखा गया है आपका कि भैया सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन जो है वो उतना निखर के सामने नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चा इसी में पढ़ता है, तो इसी के कॉन्सेप्ट को है ना किसी और चैप्टर में मिक्स कर देता है और आपको पता नहीं चलता है कि सेंटर ऑफ मास से कोई सवाल पूछा गया है कि नहीं। डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास निकालने वाला सवाल आपको कभी कभी पूछा जाता है। सो अगर हम कोई चैप्टर को लो वेटेज में डाल रहे, इसका मतलब है ये नहीं कि आप उसको पूरा छोड़ जाए, इसका मतलब यह है कि आप उसके कम से कम जो स्टैंडर्ड चीजें हैं कि भैया सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते किसी बॉडी का, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, राइट। इवन योर थर्मल प्रॉपर्टीज, कभी कभार इसका भी उतना ज्यादा योगदान देखने को नहीं मिलता है। हम जब यहां पर थर्मल प्रॉपर्टीज कह रहे हैं तो थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब है आपका जो थर्मल प्रॉपर्टीज में एक्सपेंशन हो गया है, कैलोरीमेट्री हो गया है, प्लस आपका कंडक्शन और रेडिएशन भी। रेडिएशन में आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग वाला पोर्शन सिलेबस में नहीं है, फिर भी पिछले साल उससे सवाल पूछा गया। तो आप अभी अगर आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, राइट। सर हम न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग कर ले, लास्ट ईयर पूछा गया था, पहले वो कर लो जो आपको सिलेबस में है, राइट। अच्छा, लॉन्ग एंड हाई वेटेज, भैया जो चैप्टर बड़े हैं लेकिन उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां पर आपको सबसे पहले आ जाता है रोटेशन, उसके बाद आपको पिछले साल के बाद फ्लूइड्स की भी एंट्री हो जाती है आपको हाई वेटेज चैप्टर में। थर्मोडायनेमिक्स बड़ा चैप्टर है लेकिन बड़ा ही इजी चैप्टर है।
थर्मोडायनेमिक जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो आपको केटीजी भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। बहुत ही इजी सवाल इससे आपको निकल कर आते हैं। इक्का दुक्का कभी कभार थोड़ा सा अच्छा लेवल बना देता है, लेकिन ये आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमको यहां पर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद हमको यहां पर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अच्छा, ये इजी एंड स्मॉल में ना तुम कैपेसिटर भी डाल सकते हो। क्यों सर? क्योंकि भैया कैपेसिटर आपको अगेन बहुत ही सीमित है इसके अंदर चीजें, 3 से 4 चीजें भैया। आपको 2 कैपेसिटर है, आपस में चार्ज शेयर कर रहा है, हीट लॉस वाली चीजें, डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया निकाल दिया, या फिर आपको सी इक्विवेलेंट निकाल लो। अच्छा सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी डुएबल चैप्टर है, इजी चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है। कभी कभी 2-3 सवाल भी इससे आपको एग्जाम में आ जाता है। फिर योर मूविंग चार्जेस एंड एमईसी, मूविंग चार्जेस एंड योर एमईसी, ये वाला जो आपको सेक्शन है, ठीक है। ईएमआई के ऊपर हम तुमको पहले ही बता देते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। इसको हम लोग डालेंगे इसके अंदर रेजिस्टेंस टू अंडरस्टैंड में। फिर हमको यहां पर आ जाता है रे ऑप्टिक्स, ये इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, रुक जाइए। फिर हमको यहां पर आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है कि अगर आपने इन सभी चैप्टर पे एक अच्छा कमांड हासिल कर लिया ना, तो आप मान लीजिए कि आपने 70% फिजिक्स का जंग जीत लिया है। अगर तुम इस पे कमांड पा लेते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये जो हमने थर्ड वाले पॉइंट पे जो चैप्टर्स के नाम डाले हैं, क्या इन सभी पे आपका कमांड है, और अगर नहीं है तो इनमें से किस किस पे आपका कमांड नहीं है, वो भी जरा सा आप लिख के बताइएगा। देखिए, हमने जितना ऑब्जर्व किया है ना अपने एक्सपीरियंस में, बच्चे ईएमआई और रे ऑप्टिक्स इन दोनों से घबराते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं रोटेशन से भी घबराते हैं। इसीलिए रेजिस्टेंस टू अंडरस्टैंड में हम लोग रोटेशन को डाल रहे हैं। ये वो चैप्टर है जिसको समझने में बच्चों को कभी कभी तकलीफ आती है। वेव मोशन से बच्चे कभी कभी तकलीफ फील करते हैं, फ्लूइड से बच्चे तकलीफ महसूस करते हैं, और ईएमआई से बच्चे तकलीफ महसूस करते हैं। मेरी बात को बेटा सुनो एक बार। अगर तुमको लगता है कि सर मेरे पास अब समय नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं हैवंट डन येट की, अब अगर तुमको लगता है कि सर हमने ये चारों चैप्टर को अभी तक नहीं किया है, राइट, और सर हम मिस नहीं करना चाहते, तो आप कम से कम रोटेशन के अंदर 2 से 3 ऐसी चीजें हैं। नाउ आई एम टॉकिंग इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। रोटेशन में जो आपको स्टैंडर्ड चीजें हैं, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये आपको काफी ईजी है, ठीक है। हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकालना आप कर सकते हैं, तो कम से कम उतना प्रैक्टिस कर लो। बेसिक ऑफ टॉर्क, भैया आर क्रॉस एफ क्या होता है। बेसिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जानते हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी जानते होगे आप, राइट। नेट टॉर्क, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे 0 है किसी पॉइंट के अबाउट, तो आप उस पॉइंट के अबाउट अपना एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कर लेते हो, राइट। वेव मोशन के अगर तुम बहुत डीप में घुसने का इस समय प्रयास करोगे तो दिमाग में आपको स्ट्रेस आएगा, तकलीफ होगा। तो वेव मोशन में तुम ऐसा कर सकते हो कि भैया इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है आपको वेव मोशन में, दैट इज योर ऑर्गन पाइप्स। हम जब यहां पर ऑर्गन पाइप्स लिख रहे हैं तो साथ ही साथ हम स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग्स भी लिख रहे हैं। स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स दोनों आपको सेम चीज ही है, ठीक है। स्ट्रिंग में फिक्स्ड एंड, दोनों फिक्स्ड एंड हो, या फिर ऑर्गन पाइप में दोनों एंड से ओपन हो, दोनों का सेम केस होता है आपको, फंडामेंटल का, हार्मोनिक का, ओवरटोन का, ठीक है। जब ऑर्गन पाइप कहते हैं तो रेजोनेंस ट्यूब भी आपको आ जाता है। बच्चे हमसे आज भी पूछते हैं सर रेजोनेंस ट्यूब सिलेबस में है क्या, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, राइट। तो ये भी आप इतना भी अगर तुम करते हो ना, तो तुम्हारा बहुत हाई चांस है कि तुम्हारे पेपर में वेव मोशन पे इसी पे सवाल होगा, ठीक है। हो सकता है रेयर कंडीशंस में आपके वेव इक्वेशन के ऊपर सवाल आ जाए, स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन पे सवाल आ जाए कि भैया कहां नोड बन रहा है, कहां एंटी नोड बन रहा है। उसके लिए थोड़ा सा और आपको डीप घुसना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो कम से कम बेटा इतना तो कर लेना। इन सभी पे ना एक डेडिकेटेड वीडियो भी है हमारे चैनल पे। फ्लूइड्स की अगर हम बातचीत करें, बहुत बच्चे इससे घबराते हैं, लेकिन हम अगर तुमको बताएं ना तो भैया मेंस के हिसाब से ना इससे टफ नहीं, इससे लेंदी लैंग्वेज वाले इजी सवाल पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्या तो बॉयंसी लग रहा होता है, या फिर आपको अधिकतर सवाल इसमें आते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज से। कहां से आते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज में? याद करो, अगर तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो एक बार अपने मन में रिकॉल करो। भैया तुम्हारी प्रैक्टिस तो इतनी होनी चाहिए ना कि तुम खुद रिकॉल कर पाओ कि इससे कहां से सवाल बन सकता है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में आपको अधिकतर सवाल जो है सरफेस टेंशन,
फॉर एग्जाम्पल आपको दो बबल जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, स्टोक्स लॉ। 7-8 आपको ड्रॉप है, आपस में कोलेस कर गए, तो अब जो फाइनल ड्रॉप बना उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। या फिर भैया 7-8 ड्रॉप आपको कोलेस कर गए, तो आपको जो वर्क डन होगा या फिर आपको लॉस इन एनर्जी है, सरफेस एनर्जी के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको। तो आप समझ रहे हो ना कि कहां कहां से सवाल आपको बन सकता है। यस, बर्नौलीज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर हम लोग 100 सवाल उठाए तो उसमें से आपको है ना 60% या फिर 70% सवाल फ्लूइड प्रॉपर्टीज या फिर आपके बॉयंसी से रिलेटेड ही रहते हैं। ठीक बात है। ईएमआई, अगर तुम्हारा ईएमआई एकदम खराब है, तुमने अभी तक इसको ढंग से नहीं किया है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके डीप में अभी घुसने जाओगे तो बहुत तकलीफ पाओगे। कहना में नहीं बनता है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल के लिए लेट गो कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे फिर भी करना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें कि इसमें आपको d5/dt वाला ही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन दिक्कत आती है इसके वैरायटी में, इसके सवाल को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, हो सके तो करो, नहीं तो चाहो तो लेट गो कर दो, मूव ऑन कर सकते हो। हैवंट डन येट, हमने इसी में ही कवर किया है कि भैया अगर तुमने चैप्टर को अभी तक नहीं किया है तो आप क्या क्या चीजों पे ध्यान देके इसको कर सकते हो। वी हैव कवर्ड दिस। बेसिक्स आपको इसका आना चाहिए, इसका बेसिक्स आपको आना ही चाहिए, राइट। आपका एनर्जी कंजर्वेशन हो, सर्कुलर मोशन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो आपका फंडा है, कॉन्सेप्ट है, रोटेशन, जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक्स ऑफ टॉर्क्स, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। बेसिक्स इसका आपको आना चाहिए। बेसिक, हम बहुत डीप की बात भी नहीं कर रहे हैं। रोलिंग में आपको एनर्जी कैसे लिखते हैं याद आ रहा है? एनर्जी कैसे लिखते हैं सर? एनर्जी कैसे लिखते हैं याद आ रहा है? 12mv² k+1, अगर आपको प्योर रोलिंग हो रहा है तो। ठीक बात है। एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड g sin थीटा अपॉन 1 + k। ठीक बात है। रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, SHM, थर्मल प्रॉपर्टीज, KTJ, वेव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, करंट। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स। वेव ऑप्टिक्स, अगर हमने कहीं वेव ऑप्टिक्स को किसी पोर्शन में नहीं डाला है, वेव ऑप्टिक्स में आपको मैक्सिमम सवाल जो है वो YDSE से आता है। अगर पोलराइजेशन से कोई सवाल आ गया है सो इट इज गोइंग टू बी अ इजी कैटेगरी क्वेश्चन, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैलस लॉ का फॉर्मूला ही बार बार, अगर बैक टू बैक है तो आपको उसको 2-3 बार लगाना पड़ता है। ठीक है, विद सम माइनर मैनिपुलेशन। और डिफ्रैक्शन के सवाल सबसे कम पूछे जाते हैं, राइट। YDSE लेकिन कर लेना, अगर तुम इसको छोड़ने का सोच रहे हो तो कम से कम YDSE कर लेना। जो लोग इसको पूरा कर रहे हैं अच्छी बात है। ठीक है, लास्ट ईयर इससे आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का सवाल पूछ लिया गया था, जो इसके पहले 24, 23, 22, 21, 20 या 19 में भी कभी नहीं पूछा गया था। दैट वाज योर कहां से सवाल? थिन फिल्म इंटरफेरेंस, राइट। हमने इसके थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, हमारे वेव ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर है वो आपको। सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, EM वेव्स एंड योर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, तो आप क्या डिसाइड करने वाले हो, क्या छोड़ना चाहते हो, क्या नहीं छोड़ना चाहते हो, आप इस पूरे को अच्छे से देखो, समझो एंड देन टेक अ वाइज डिसीजन। बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल ऑलवेज से, समय के ऊपर ध्यान दो, समय को बचाओ, क्विकली कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो और अपना 90% टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सीखने का प्रयास करो। आप में से कई बच्चे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा चुके हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारे सारे टास्क को, चैलेंजेस को, आप इसको चैलेंज ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। आपको इससे 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 एक्सट्रीम फायदा होगा और इसके माध्यम से आप चीजों को क्विकली रिकॉल और रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।